जब मैं अपने देवर के बच्चे को दूध पिलाती तो देवर मेरी बगल में आकर बैठ जाता। मैं शर्म के मारे इसे कुछ भी न कहती क्योंकि देवर दिखने में बड़ा ही हैंडसम था और देवर बच्चों को दूध पिलाने के बदले मुझे महीने के 5 लाख दिया करता, जिसे मैं बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात देवर का बच्चा बुखार से बहुत रोने लगा। इसे दवाई भी दी गई लेकिन वे चुप होने का नाम ही नहीं दे रहा था। इस रात देवर मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि मैं उनके उस कमरे में सो जाऊं। मैं भी चुपचाप देवर की बात को मान ली, मगर इस वक्त मेरे होश उड़ गए। जब मैं देवर के बच्चे को दूध पिलाने के लिए बिस्तर पर बैठी तो देवर भी मेरी बगल में आकर बैठ चुका था। यह मुझे चमकती आंखों से कहने लगा कि मैं काफ़ी दिन से तरसा हुआ हूँ, क्या तुम मुझे दूध पीने दोगी? अगर आज मुझे तुम खुश कर दोगी तो मैं इसके बदले में पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। देवर भी दिखने में बड़ा ही ताकतवर था। मैं ये मौका हरगिज़ गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे जज्बात जो थे मचलने लगे थे क्योंकि शौहर के साथ ये सब किए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो चुका था। उस रात मैं अपने आप पर काबू ना पा सकी और तुरंत लाइट बंद करते ही बच्चे के साथ साथ ही देवर को मेरे शौहर दुबई में ड्राइवर की नौकरी करते थे, जिससे इनको महीने की तनख्वाह 10,000 थी। मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में इतने कम पैसों से गुजारा कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े ही सादगी के साथ मेरी शादी मोमिन के साथ की थी। मोमिन के परिवार में इसकी माँ और एक छोटा भाई रहा करते थे। शुरू में तो हम लोग बहुत ही खुशी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र इस वक्त बीतता गया हमारे लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। ये बात उस वक्त की है जब मैं माँ बनने वाली थी। मेरी प्रेगनेंसी को अभी चौथा महीना ही शुरू हुआ था कि तभी हमें पता चला कि मेरे शौहर की नौकरी जा चुकी है। इस खबर से मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। मेरे शौहर मुझे काफ़ी बार समझाने की कोशिश की कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कैसे ठीक होता। अभी तो मेरी डिलीवरी का वक्त आने वाला था और इतने सारे खर्चों के कैसे अरेंजमेंट होता है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इन दिनों मेरे देवर को अच्छी जगह पर एक नौकरी मिली थी। इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसकी सैलरी इस वक्त 1 लाख महीना थी। मेरे देवर की कमाई से अब घर का खर्चा चल रहा था। मेरे शौहर ने पहले से कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए थे मेरी डिलीवरी के लिए, मेरी डिलीवरी के वक्त, ताकि हमें कोई परेशानी ना आए। अब मेरा शौहर दिन रात कामकाज के लिए भागने लगा। बहुत जगह पर इसने नौकरी के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन इसे कहीं पर भी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। सास ने इस वक्त मेरा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा था। मेरी जो सास थी वे दिल की बड़ी ही नेक दिल औरत थी। धीरे धीरे अब मेरी डिलीवरी का दिन भी नज़दीक आने लगा था और मैं बहुत ही ज़्यादा अब टेंशन में रह रही थी। फिर एक दिन मैंने बहुत ही प्यार से बेटी को जन्म दिया, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि अभी तक मेरे शौहर को कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो रही थी। बच्चे के आ जाने से अब ज़िंदगी में जिम्मेदारी और खर्चे दोनों ही बढ़ने लगे। इसी वजह से हम दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होना स्टार्ट हो चुका था। मैं अपने शौहर से अक्सर कहा करती कि वे जल्दी ही कुछ कर लें। तभी मेरे शौहर भी कहने लगे कि इन्हें एक दोस्त ने कहा है कि वो दुबई जाकर ड्राइवर की नौकरी कर सकता है और बाहर विदेश में जो कमाई होती है वह काफ़ी अच्छी होती है। इससे हमारे घर का खर्चा आराम से हो जाएगा और बहुत कुछ हम पैसे भी जमा कर लेंगे। मुझे मेरे शौहर की बात तो इस वक्त सही लगी क्योंकि मुंबई में इतने वक्त से मेरे शौहर को नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। अगर मिल भी जाती तो 10,000 से गुजारा होना मुश्किल होता। अब खाली हाथ बैठकर ज़िंदगी का गुजारा करना बहुत मुश्किल था। ये तो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं अपने शौहर को विदेश भेजूं। अभी अभी तो मेरा बच्चा जन्म हुआ था, इसे भी अपने बाप की ज़रूरत थी, लेकिन पैसा ना होने की वजह से मैंने भी मजबूरी में आकर अपने शौहर को विदेश जाने पर परमिशन दे दी थी। अब मैं मुंबई में रहकर अपने बच्चे को संभाला करती थी और दूसरी तरफ मेरे शौहर विदेश में जाकर दिन रात मेहनत किया करते। अब इसी तरह पूरा 1 महीना भी बीत चुका था तो मेरे शौहर ने मुझे अपनी तनख्वाह भी भेज दी, जो कि पूरे तकरीबन 40,000 थी। इतनी बड़ी अमाउंट देखकर हम लोग काफ़ी खुश थे। मैंने सोचा था कि चलो इससे जल्दी ही हमारे घर की परेशानियां ख़त्म हो जाएं क्योंकि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी का रास्ता निकाल दिया है। लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी। अब मैं कुछ पैसे घर में खर्चा करती और कुछ बचा कर अपने बच्चे की आने वाली ज़िंदगी के लिए सेविंग करके रखने लगी थी। इधर घर में देवर की सैलरी भी अब दिन पे दिन बढ़ने लगी क्योंकि अब इसे काम करते हुए 1 साल बीत चुका था और अब वह महीने के पूरे 2 लाख कमाता था। मेरी सास एक दिन बच्चे को खाना खिला रही थी, तभी देवर भागता हुआ हमारे घर में आया और कहने लगा,
माँ, मैं आप दोनों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों की ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अब हम लोगों ने पूछा तो वो कहने लगा कि इसे एक लड़की पसंद आई है जो इसके साथ इस कंपनी में काम करती है और वह जल्दी ही इससे शादी भी करना चाहता है। देवर ने हमें फ़ोन में इस लड़की की तस्वीर भी दिखाई जो दिखने में थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी। तस्वीर देखते ही सास ने कहा, बेटा हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या ये लड़की तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर साथ निभा पाएगी? तभी देवर कहने लगा, माँ ये सब कुछ सीखते से ही हो जाता है, इसे भी घर चलाने की समझ आ जाएगी। मेरी सास जो थी वो बड़ी ही अच्छी थी। वो कहने लगी कि बेटा सोच समझ कर शादी करना, क्योंकि ज़िंदगी भर तो साथ तुम्हारा ही वो निभा कर चलेगी, हमारा क्या है, हमारी तो उम्र हो रही है। तभी देवर कहने लगा कि माँ अब ज़्यादा फिक्र मत करें, बस आप शादी के लिए हाँ करें, क्योंकि आज शाम को ही इस लड़की से आपसे मिलवाऊंगा। उसके परिवार वाले यहाँ पर आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो शादी के सख्त खिलाफ़ हैं। वे अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहते हैं। इस बात पर माँ ने कहा कि बेटा कल की तारीख पर कुछ लोग ऊंच नीच हो गई तो हम किसे कहेंगे। तभी देवर कहने लगा, माँ आपको ये सब सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब लड़की ही राज़ी है तो उसके माँ बाप से हमें क्या लेना देना। इसे सास देख चुकी थी, इसका बेटा मोहब्बत में पूरा पागल हो चुका था, इसकी बात को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता था। इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया और शाम को लड़की से मिलने की परमिशन दे दी। मैं घर का पूरा काम काज अच्छे से संभाल ली थी। मैंने अपने शौहर को भी बताया कि रिहान एक लड़की से मोहब्बत करता है और शाम को इस लड़की से मिलवाने भी वाला है। इस खबर से मेरे शौहर भी खुश हो चुके थे। वो कहने लगे कि अच्छा है, वो भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सेटल हो जाए। इस लड़की के आने की खुशी में मैंने घर में बहुत सारे पकवान भी बनाए थे और जैसे ही शाम के 5 बजे मेरा देवर और वो लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के अंदर आए। लड़की घूर घूर कर पूरे घर को देखने लगी। तभी वो कुछ देर बाद देवर के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे से ये घर थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन मैंने ये बात मेरी सास को बिल्कुल भी नहीं बताई। इस लड़की के सामने जैसे ही मैंने पकवान रखे तो कहने लगी, इसमें बहुत तेल है जिससे इसका वेट बढ़ सकता है और वो भी डाइटिंग कर रही है। पहले ही मुलाकात में इस लड़की के इतने नखरे थे, मैं सोचने लगी कि आने वाले वक्त में क्या करेगी, लेकिन खैर मुझे क्या इससे लेना देना। तभी देवर भी हंसकर कहने लगा कि माँ ये सब छोड़े, बस लड़की देख लीजिए। इस लड़की का नाम सोबिया था। माँ जी ने जब पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो, तभी कहने लगी कि हाँ मैं आपके बेटे से मोहब्बत करती हूँ और ज़िंदगी भर इसका साथ निभाना चाहती हूँ। जब माँ जी ने इसकी फैमिली के बारे में पूछा तो लड़की कहने लगी कि मेरे माँ बाप थोड़े ऊँचे ख़ानदान के हैं, उनकी सोच बहुत ऊँची है। अगर वह आपके बेटे छोटे से घर में आएंगे तो वे कभी भी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप इनकी फ़िक्र मत करें, मुझ पर छोड़ दीजिए। शादी हो जाने के बाद मैं उन्हें खुद मना लूँगी और वो यकीनन मुझे कभी भी नाराज़ नहीं होंगे। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। देवर भी इस बात पर पूरी तरीके से राज़ी हो चुका था। इसी वजह से माँ जी ने ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और तभी लड़की कहने लगी कि हमें 2 दिन में ही शादी करनी है, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दोनों की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने कल ही शादी करने का तुरंत फ़ैसला कर लिया। तभी मैं और माँ जी ने कहा कि इतनी जल्दी हम शादी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अभी तो तुम्हारे बड़े भाई को बताया भी नहीं गया है, तुम्हारे बड़े भाई भी तो शादी में शामिल होंगे। ये बात सुनते ही देवर कहने लगा कि मैं सिंपल तरीके से शादी करना चाहता हूँ, इतना खर्चा हम लोग शादी में नहीं करेंगे। इसी वजह से देवर को खुशी के आगे हम लोग कुछ ना बोल पाए और देवर ने भी ये कहा कि भाई जब विदेश से वापस आएंगे तब वो सोबिया से मिल लेंगे। तभी हम इसके बाद देवर को कुछ ना बोले। मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके सारी बात बताई। मेरे शौहर भी कहने लगे कि यह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को ज़िंदगी बितानी है, उन लोगों को ही साथ चलना है, फिर तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो, और मैं जब वापस आऊँगा तो इन दोनों से मिल ही लूँगा। तभी दूसरे दिन बड़ी ही सादगी के साथ देवर और सोबिया की शादी करवा दी गई और अब बस घर ही की वो दुल्हन बन चुकी थी। मैंने सोचा था कि सोबिया के आने के बाद घर की जिम्मेदारियाँ कुछ मुझ पर साधी हो जाएंगी, क्योंकि अपने बच्चे को भी संभालना और साथ ही साथ पूरे घर को संभालना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन दूसरे दिन जब सोबिया का कमरा खटखटाया गया तो उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। आज इसकी पहली रस्म थी, लेकिन इसे कोई भी फिक्र नहीं थी। वो इस घर की नई नवेली दुल्हन थी। माँ जी ने भी बहुत बार जाकर दरवाज़ा खटखटाया। तब देवर बाहर आया और कहने लगा कि माँ हमें सोने दो, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, अभी
अब भाभी को बोल दीजिए कुछ बनाने के लिए, जब वो उठेगी तो खुद ब खुद बंद कर दिया था। मैं और माँ जी अब चुपचाप अपने कमरे में आ चुके थे। माँ जी थोड़ी उदास हो चुकी थी। मैं माँ जी के चेहरे का रंग देखकर अच्छे से समझ चुकी थी कि अब इन पर क्या बीत रही है, वे किस लिए परेशान हो रही हैं। फिर इसी तरह पूरा दोपहर भी बीत चुका था। मैंने तो किचन में जाकर तुरंत नाश्ता बना लिया और मैंने और माँ जी ने भी नाश्ता कर लिया था। कुछ देर बाद सोबिया भी नींद से उठी हुई नीचे आई और ज़ोरों से कहने लगी कि भाभी जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ जी ने कहा कि बहू लेकिन तुम्हारी आज रस्म है, आज तुम नई नवेली बहू हो इस घर की, तुम्हें तो कुछ मीठा बनाना चाहिए किचन में जाकर। इस बात पर सोबिया कहने लगी ये रस्म और रिवाज मुझसे नहीं होगा, मुझे तो अभी अपने शौहर को ही वक्त देना है। मैं रात को अपने शौहर के साथ बाहर डिनर करने के लिए जाऊंगी। सोबिया के आगे हम सब लोग चुपचाप थे। हमने तो यह क्लब्स इसे कुछ कहा भी नहीं था और ना ही कोई चीज़ की डिमांड करते थे। रात का डिनर भी देवर और सोबिया बाहर से ही करके आए थे। अब इसी तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी बीत रही थी। वो दोनों सुबह ऑफिस में चले जाते और रात को सीधा बाहर से डिनर करके घर वापस आते। धीरे धीरे माँ जी और मैंने सोबिया को कहना छोड़ दिया, क्योंकि हमें समझ आ चुका था कि सोबिया किस टाइप की लड़की है। सोबिया को इस घर में आए हुए पूरे 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन इन 2 महीनों में सोबिया ने एक बार घर में चाय तक भी नहीं बनाई थी। इधर मैं परिवार के माहौल को देखकर परेशान हो रही थी कि मैं अकेली कब तक सबकी जिम्मेदारियां उठाती रहूंगी। दूसरी तरफ मेरे शौहर, वो मुझसे कम बात किया करते थे। मैं अक्सर उन्हें कहती थी कि काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा है, इसी वजह से वे मुझे वक्त नहीं दे पाते। अब मैं सास को भी कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी भी उम्र हो रही थी। मैं अकेले सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती और बाद में जो वक्त मिलता अपने बच्चे को देती। एक दिन तो हमें खबर मिली कि सोबिया माँ बनने वाली है। इस बात पर देवर बड़ा ही खुश था, लेकिन सोबिया बच्चा नहीं चाहती थी। देवर ने जब काफ़ी समझाया तब वो इस बच्चे के लिए राज़ी हो चुकी थी। अब मुझ पर घर की जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरा दिन बदन हालत कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि सोबिया की भी जो जिम्मेदारी थी अब मुझ पर अकेली आ चुकी थी। इन दिनों मैं अपने शौहर को जब भी फ़ोन करती तो वे मुझसे कम ही बात किया करते। अब इनका फ़ोन 1 हफ्ते के बाद ही आया करता था। धीरे धीरे इनका रवैया मुझसे बदलने लगा। ये देखकर मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अब माँ जी ही मेरे बच्चे की देखभाल किया करती। प्रेगनेंसी के वक्त सोबिया का रवैया जो था वह काफ़ी चेंज हो चुका था। वो काफ़ी चिड़चिड़ी टाइप की हो चुकी थी। मैं इसके लिए जो भी चीज़ बना कर देती वो तुरंत इनकार कर देती। देवर भी ये सब अच्छे तरीके से देख रहा था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा आप जो हमारे सबके लिए कर रही हैं वो बहुत बड़ी बात है। आप पूरे घर को संभालती हैं, अपने बच्चे के साथ साथ मेरी बीवी की भी देखभाल करती हैं। लेकिन भाभी बुरा मत मानिए, सोबी अपनी प्रेगनेंसी की हालत में ऐसा कह रही है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो देखना वो कितनी खुश होगी और धीरे धीरे अपने आप को भी अच्छे से बदल लेगी। देवर की बात सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी थी कि काश देवर जो कह रहा है वह सच ही हो, तो आगे चलकर देवर को ही परेशानी उठानी पड़ेगी। सोबिया का जब 5वां महीना शुरू हुआ तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं पिछले 4 हफ्ते से लगातार अपने शौहर को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कि तभी एक रात मैं लगातार अपने शौहर को फ़ोन कर रही थी। जब दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया गया तो मैं चिल्लाने लगी। मैं अपने शौहर पर गुस्सा करने लगी थी, लेकिन इस वक्त मुझे दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई। इस औरत की आवाज़ सुनकर मैं पूरी हैरान रह चुकी थी। मैं दोबारा जब नंबर चेक किया तो मेरे शौहर का ही था। मैंने दोबारा इस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और मेरे शौहर कहाँ हैं, तुम्हारे पास मेरे शौहर का फ़ोन कैसे आया? तो वह कहने लगी कि मैं मोमीन की बीवी हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा कि तुम ये क्या बोल रही हो? वो कहने लगी कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैंने तभी कहा कि मोमीन को फ़ोन दो। तभी पीछे से दूसरी साइड से मोमीन की आवाज़ आई। वह कहने लगा कि मैंने रुबीना से दूसरी शादी कर ली है। यहाँ आने के बाद मुझे रुबीना से प्यार हो गया था और मैंने इसी से शादी कर ली। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो एक बच्चे के बाप हो। तुम तो इसी वजह से इतना वक्त मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे रोज़ झूठ बोलते थे कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा कर बैठी थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं जल्दी ये खबर जाकर माँ जी को दी। जब माँ जी ने अपने बेटे से बात की तो वह भी उन्हें डांटना शुरू कर दी। इन पर बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन अब बेटे पर माँ की बातों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहने लगा कि वह इंडिया वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा और वह अपनी ज़िंदगी यहाँ विदेश में ही बिताएगा और अब इस औरत के साथ ही ज़िंदगी काटेगा। ये कहकर इसने तुरंत फ़ोन काट दिया। इस रात मैं बार बार उस नंबर पर फ़ोन लगा रही थी। मैं अपने शौहर से बात करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। मैं दिन रात यहाँ अपने
अपने परिवार की सेवा करती थी, अपने शौहर की माँ की देखभाल करती, इनके भाई की देखभाल करती, इसके भाई की बीवी की भी देखभाल करती, और मुझे क्या मिला था? धोखा। ये सोचकर मैं काफ़ी टूट चुकी थी, मेरी ज़िंदगी अब जहन्नुम बन चुकी थी। मैं क्या करूँ इस वक्त? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब देवर को भी ये खबर मिली तो वह काफ़ी गुस्सा हुआ। वह भी अपने भाई से बात करने लगा, लेकिन मेरे शौहर ने देवर पर भी गुस्सा किया और इसका फ़ोन भी काट दिया। और इससे तो ना ही अपनी माँ, बीवी और भाई की फ़िक्र थी और ना ही अपने बच्चे की फ़िक्र थी। अब इस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी वो मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकती थी। इधर मेरा घर बिखर रहा था और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी और मेरा बच्चा। मैं अकेला कैसे इन सब को संभालती? मेरी सास थी जो मुझे बार बार हिम्मत दे रही थी। मेरे माँ बाप को भी ये बात जब पता चली तो वे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। मेरी सास के पास तो अब कोई लफ्ज़ ही नहीं थे। मेरे सास सिर्फ अपनी गर्दन झुका कर खड़ी थी, क्योंकि इनके बेटे की जो गलती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने साथ चलने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने इन्हें इनकार कर दिया। अब इसी तरह सोबिया की डिलीवरी का दिन भी आ चुका था। तब इसने बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। हॉस्पिटल से जब सोबिया को डिस्चार्ज हुआ और इसे घर लाया गया तो उसका काफ़ी अच्छे से देवर ने वेलकम किया। देखकर मैं काफ़ी खुश थी। देवर और सोबिया का देखकर मेरे दिल में खुश होने लगी कि देवर सच में सोबिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं इसकी आंखों में सोबिया के लिए बेइंतहा मोहब्बत अच्छे से देख सकती थी। कुछ दिन बाद सोबिया के माँ बाप भी इससे मिलने के लिए आए। इसके बाप का व्यवहार तो इस दिन अच्छा था हमारे लिए, लेकिन इसकी माँ का जो रवैया था वो बेहद ही ख़राब था। वो तो बार बार हमारी बेइज्जती ही कर रही थी। हम बस देवर की वजह से चुप थे। सोबिया की माँ बाप पहले तो बहुत ही गुस्सा हुए, लेकिन बच्ची की खुशी में उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। अब सोबिया की माँ हफ्ते में 2-3 बार हमारे घर पर आ जाया करती थी, लेकिन एक दिन सोबिया की माँ को मैं कमरे में चाय देने के लिए गई। जैसे ही मैं इस कमरे की तरफ बढ़ी तभी बाहर से मुझे सोबिया की माँ के कहने की आवाज़ें आने लगी। वो अपनी बेटी से बार बार कह रही थी, इससे शादी को ख़त्म कर दो। तूने क्या देखकर इस लड़के से शादी की है? वो तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। और अभी तो तेरी जिठानी का भी खर्चा तेरा शौहर ही उठा रहा है, और इससे इसके बच्चे को भी जिम्मेदारी वही करेगा, क्योंकि इसका तो शौहर इसे छोड़कर जा चुका है किसी और औरत के साथ। मेरे शौहर का नाम सुनकर और इसने जो किया वो सारी बातें सुनकर फिर से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। यह तो सच्ची बात कही थी इस औरत ने। इतने महीने से मेरा देवर ही मेरा खर्चा उठा रहा था। मेरे शौहर को तो कोई भी फिक्र नहीं थी। सोबिया की माँ अब दिन रात सोबिया के कान भरा करती, जिसकी वजह से फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि सोबिया ने अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली गई। देवर ने बहुत रिक्वेस्ट की सोबिया के आगे, लेकिन सोबिया का कहना था कि वह अपनी अभी ज़िंदगी जीना चाहती है, अभी ये सब जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकती, और बच्चे की जिम्मेदारी तो ख़ास तौर पर। और इसके बाद सोबिया ने कुछ दिन के लिए बाद देवर को तलाक के पेपर्स भी भेज दिए थे। देवर तलाक देना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो सोबिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं और मेरी सास इस बात को अच्छे से जानती थी कि सोबिया किस टाइप की लड़की है। वो एक घर ऐसे कभी नहीं चला सकती, लेकिन देवर की खुशी के आगे हम लोग चुप थे। सास को भी अपने बेटे के लिए काफ़ी दुख हो रहा था। तभी एक दिन हमें ये खबर मिली कि सोबिया ने किसी अमीर लड़के से शादी कर ली। इस खबर से देवर पूरी तरीके से टूट चुका था। इसने इस दिन सोबिया को काफ़ी समझाया, लेकिन सोबिया की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आखिरकार देवर ने इसे इस दिन तलाक दे दी। अब एक बार फिर से मेरे ऊपर क़यामत आ पड़ी थी। अब मैं एक बच्ची नहीं बल्कि 2 बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, और साथ ही साथ घर की जिम्मेदारी भी। मेरे माँ बाप जब भी ये बात सुनते तो वे मुझे अक्सर कहा करते कि तुम बेटा घर वापस आ जाओ, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। कि अब मैं इन सबको इनकार कर देती थी। अब मैं अपने बच्चे के साथ साथ देवर की भी बच्ची को भी दूध पिलाया करती थी, क्योंकि इसके बच्चे को भी एक माँ की ज़रूरत थी। देवर की बच्ची भी दिखने में बहुत ज़्यादा मासूम थी, इसकी खूबसूरती का क्या ही कहना। अब देवर जब भी घर वापस आता तो अपने बच्चे के साथ साथ मेरे बच्चे के लिए भी खिलौने लेकर आता। ये देखकर मैं काफ़ी खुश होती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने कभी भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अगर आज मेरा शौहर यहाँ होता वह भी अपने बच्चे के लिए खिलौने लेकर आता। इसी तरह का माहौल देखकर मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। जो हक इसके बाप का था वो आज मेरा देवर निभा रहा था। 2-2 बच्चों को संभालना अब अकेली औरत के लिए बड़ा ही मुश्किल वाली बात होती रही, और साथ ही साथ पूरे घर का संभालना। अब जिसकी वजह से अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मैं कई दिन तक बिस्तर पर पकड़ लिया था, लेकिन उन दिनों देवर ही मेरा बड़ा ख्याल रखा करता था। तो हमेशा मेरे खाने पीने का बखूबी ध्यान रखता। इसने मेरे खाने पीने में कभी कोई चीज़ की कमी ना आने दी, क्योंकि इसे पता था कि मैं ही इसके बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। अक्सर वह मुझे कहता भी कि आज मेरी ज़िंदगी में हाल बिल्कुल भी ना होता, और ना ही मेरी बच्ची को अकेली बिन माँ के पलना पड़ता। आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे अगर मैं इस लड़की से शादी ना करता। सच में सोबिया मेरे टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बात मुझे अच्छे तरीके से
समझ आ चुकी थी। अब धीरे धीरे मेरा बच्चा तो बड़ा होने लगा था। देवर की जो बच्ची थी वह भी काफ़ी छोटी थी। मैं जब भी देवर के कमरे में बैठकर उसकी बच्ची को दूध पिलाती तो वो शर्म के मारे तुरंत बाहर चला जाता। अब इसी तरीके से पूरा 1 साल हम दोनों को बीत चुका था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।